आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर 12 कंप्लीट किया, उसके जनरल प्रोविजंस डिस्कस किए और पास्ट पेपर के क्वेश्चन भी डिस्कस किए। चैप्टर 13 का इंट्रो जो है वो हमने प्रीवियस लेक्चर में वो भी शेयर किया था, जिसमें हमने ये पढ़ा कि विद इन द कंपनी मैनेजमेंट में बहुत से लोग शामिल होते हैं, जैसे डायरेक्टर्स, जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव और कुछ दूसरे लोग जैसे कंपनी सेक्रेटरी, शेयर रजिस्ट्रार, चेयरमैन वगैरह वगैरह। इसमें सबसे अहम लोग हैं डायरेक्टर्स, जिनको अपॉइंट करते हैं मेंबर्स या शेयर होल्डर्स। तो हम आज के लेक्चर से डायरेक्टर्स के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। और ये ध्यान में रखिएगा कि हमारा चैप्टर 13 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स में से एक चैप्टर है, और इसमें जो तकरीबन 80% के करीब कंसेप्ट डिस्कस होंगे वो डायरेक्टर्स के हवाले से होंगे। आज हम डायरेक्टर्स के हवाले से दो कंसेप्ट्स डिस्कस करेंगे, दो लर्निंग ऑब्जेक्टिव। एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमारा होगा एलिजिबिलिटी एंड इनएलिजिबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स, और दूसरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव होगा अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट के हवाले से डिस्कशन करेंगे, ठीक है। मे बी टारगेट यही है कि प्रोबेबली ये दोनों लर्निंग ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाए, लेकिन आपको पता है हम स्पीड की तरफ इतनी तवज्जो नहीं देते, अंडरस्टैंडिंग की तरफ ज्यादा तवज्जो देते हैं, क्योंकि स्टार्ट है तो लीगल कंसेप्ट समझने में अगर थोड़ा टाइम भी लग जाए तो प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं स्पीड इंटेंशनली फास्ट नहीं, स्लो रखूंगा। मे बी उसमें हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 कंप्लीटली कवर ना हो पाए, लेकिन जितना भी हो पाया कवर करेंगे। सबसे पहले डायरेक्टर। अच्छा, मुझे ये बताइए कि डायरेक्टर्स का फिड्यूशरी रिलेशनशिप या फिड्यूशरी रोल होता है मेंबर्स के साथ। इसका मतलब यह है कि मेंबर्स ने अपने सारे पैसे, प्रॉपर्टी इनके हवाले की होती है। तो इनको क्या करना चाहिए? क्या इन्हें उनका ट्रस्ट कायम रखना चाहिए या ट्रस्ट ब्रेक करना चाहिए? ट्रस्ट कायम रखना चाहिए। क्या डायरेक्टर्स को अपने पर्सनल इंटरेस्ट में काम करना चाहिए कि इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर मेंबर्स, शेयर होल्डर्स एंड मेंबर्स? अपने पर्सनल इंटरेस्ट में इन्हें काम नहीं करना चाहिए। क्या इन्हें ऐसा करना चाहिए कि अगर डायरेक्टर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने परचेजिंग को देखना है तो वो अपने भाई की कंपनी से हाई रेट पे माल खरीदे के कंपनी को दिलवाए? कैसा करना चाहिए? नहीं। अगर इस डायरेक्टर इस तरह के काम करता है तो उसे कहते हैं डायरेक्टर लैक्स फिड्यूशरी बिहेवियर। ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब देखिए, आपके ख्याल में क्या डायरेक्टर का जो रोल है कंपनी के अंदर, क्या वो एक ऑर्डिनरी रोल है या क्रिटिकल रोल है? क्रिटिकल। से पूरी कंपनी को चलाना है उन्होंने। अच्छा, ये देखिए, डायरेक्टर कंपनी में एक नहीं होता, डायरेक्टर बहुत से लोग हो सकते हैं। मतलब एक कंपनी में डायरेक्टर्स की तादाद एक से ज्यादा होती है। सिंगल मेंबर कंपनी है तो एक मिनिमम, और अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी प्राइवेट है तो 2, अनलिस्टेड पब्लिक में 3, लिस्टेड में 7। इससे ज्यादा भी हो सकती है, तो मिनिमम है ना, मैक्सिमम की तो कोई लिमिट नहीं है, ज्यादा भी हो सकती है, 10, 12, 15, 20। तो ये कलेक्टिवली लोग जो है वो डायरेक्टर्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो इन लोगों ने के हाथ में सारी कंपनी की प्रॉपर्टी भी है, शेयर होल्डर मेंबर्स की पैसे भी हैं, इन्होंने मैनेज करना है। क्या डायरेक्टर बनने के लिए कोई क्राइटेरिया होना चाहिए या कोई भी बंदा आके कहे मैं डायरेक्टर बनना और उसे डायरेक्टर बना दिया जाए? डेफिनेटली क्राइटेरिया होना चाहिए। लॉ ने डायरेक्टर की पोजीशन के लिए क्राइटेरिया मेंशन किया। अच्छा, लॉ की आदत है जब क्राइटेरिया मेंशन करता है तो वो दो तरह से क्राइटेरिया मेंशन करता है। आपने जैसे अगर अखबार में कोई इश्तेहार वाला देखा होगा जॉब का, तो नॉर्मली ये लिखा होता है कि कैंडिडेट में ये फीचर्स होने, कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, 1, 2, 3, 4, तो उसकी क्वालिफिकेशन इतना हो, एक्सपीरियंस इतना हो, एक ही तरह से क्राइटेरिया होता है। लेकिन लॉ की आदत है ये जब क्राइटेरिया बताता है ना किसी पोजीशन के लिए, वो दो तरह से बताता है। एक को कहता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और दूसरे को कहता है इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया भी कहते हैं।
इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया भी कहते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का मतलब वो चीजें जो उस पर्सन में मौजूद होना जरूरी है, वो चीजें जो उस पर्सन में मौजूद होना जरूरी है, यह है क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया का मतलब क्या है? वो चीजें जो उस पर्सन में ना होना जरूरी है। अगर एलिजिबिलिटी की सारी चीजें हैं लेकिन इन एलिजिबिलिटी की भी कोई एक चीज है, वो डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता। और अगर इन एलिजिबिलिटी की कोई चीज नहीं है लेकिन एलिजिबिलिटी की भी कोई चीज नहीं है, वो भी नहीं अपॉइंट हो सकता। आपको एट द से ये अभी कंसेप्ट पढ़ाना शुरू नहीं किया, लेकिन केस स्टडी के लिए तैयार कर रहा हूं। केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से जहन में रखिएगा कि हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की भी सारी कंडीशंस पूरी करनी है और इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी देखना है कि इसकी भी कोई कंडीशन प्रेजेंट ना हो। ये सारी चीजें प्रेजेंट होना जरूरी है, ये सारी चीजें एब्सेंट होना जरूरी है। ये एक भी प्रेजेंट हुई डायरेक्टर नहीं बन सकेगा, ये एक भी एब्सेंट हुई डायरेक्टर नहीं बन सकेगा। यहां तक समझ? क्राइटेरिया में एलिजिबिलिटी और इन एलिजिबिलिटी या क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन समझ आ गया? आगे चलते हैं। कहता है डायरेक्टर बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? पहली चीज नेचुरल पर्सन। एक नेचुरल पर्सन डायरेक्टर बन सकता है। नेचुरल पर्सन का अपोजिट क्या होता है? आर्टिफिशियल पर्सन। जैसे कोई बॉडी कॉर्पोरेट, जैसे कंपनी। इसका मतलब है कि बॉडी कॉर्पोरेट या कंपनी डायरेक्टर नहीं बन सकते, सिर्फ नेचुरल पर्सन डायरेक्टर बन सकता है, आप में। ठीक है। अच्छा, क्या कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट शेयर होल्डर बन सकती है, मेंबर बन सकती है? हाँ, मेंबर बन सकती है। ये तो हमने वो होल्डिंग सब्सिडी में पढ़ लिया था। होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशनशिप भी तब बनता है जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के मेजॉरिटी शेयर्स या उसके डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने की पावर हासिल करते हैं। तो एक कंपनी दूसरी कंपनी की शेयर होल्डर या मेंबर तो बन सकती है, डायरेक्टर सिर्फ एक नेचुरल पर्सन डायरेक्टर बन सकता है। ये क्लियर? अच्छा, यहां पे मेरे जहन में एक क्वेश्चन आ रहा है। अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर होल्डर खरीद सकती है लेकिन डायरेक्टर नहीं बन सकती, अब अगर वो दूसरी कंपनी के फैसलों पे असरअंदाज होना चाहती है तो क्या करे? डायरेक्टर अपॉइंट करे। डायरेक्टर अपॉइंट नेचुरल पर्सन को अपॉइंट कर दे। अच्छा, वो जो नेचुरल पर्सन जिसको अपॉइंट करेगी कंपनी अपने बिहाफ पे, ठीक है, जैसे कंपनी ए है, उसके पास कंपनी बी के शेयर्स हैं। कंपनी ए कंपनी बी का डायरेक्टर नहीं बन सकती। कंपनी ए ने मिस्टर असलम से कहा आप बी के डायरेक्टर बन जाओ मेरे बिहाफ पे। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इसमें पहला कंसेप्ट, ऐसे डायरेक्टर को बी को हम कहते हैं नॉमिनी डायरेक्टर। इसको नॉमिनी डायरेक्टर क्यों कहते हैं भला? इसको नॉमिनेट किया है, किसने किया है? जो कि शेयर होल्डर मेंबर है लेकिन खुद डायरेक्टर नहीं बन सकते, नॉमिनी डायरेक्टर। अच्छा, मुझे बताइए, क्या कोई गवर्नमेंट ये भी डायरेक्टर बन सकती है? गवर्नमेंट भी आर्टिफिशियल पर्सन, नेचुरल पर्सन नहीं है। अगर गवर्नमेंट के पास किसी कंपनी के शेयर्स हैं, जैसे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के, जैसे बैंक ऑफ पंजाब के, जैसे पीआईए के, गवर्नमेंट के पास शेयर्स हैं, क्या गवर्नमेंट खुद डायरेक्टर बन सकती है? तो क्या करेगी? नेचुरल पर्सन को नॉमिनेट करेगी। उस पर्सन को क्या कहेंगे? नॉमिनेटेड डायरेक्टर। अच्छा, वो कंपनी के पास जाएगा, मैं डायरेक्टर, कंपनी कहेगी नहीं, आप डायरेक्टर बनने के लिए एक और शर्त है नेचुरल पर्सन के साथ, क्या? मेंबर होना भी जरूरी है, शेयर होल्डर होना भी जरूरी है। एक ऐसा बंदा, अब खुद मुझे बताएं, अगर एक कश्ती चल रही है समंदर में, तो उस कश्ती को वही बंदा अच्छे तरीके से चलाएगा जिसका अपना सामान कश्ती में मौजूद होगा। अगर उसका अपना सामान कश्ती में मौजूद नहीं है, वो तो रिलैक्स हो गया, अच्छा डूबेगी, मैं छलांग मार के साथ वाली कश्ती में सवार हो जाऊंगा। तो लॉ ये कहता है
कि जो डायरेक्टर ना कंपनी को चला उसका अपना पैसा भी लगा होना चाहिए कंपनी में, ताकि वो फैसले करते हुए वो थोड़ा सोचे यार मेरा अपना भी इंटरेस्ट है, अगर मैं गलत फैसला करूंगा मुझे भी नुकसान होगा। तो जनरल रूल ये है कि जो डायरेक्टर वही बंदा बन सकता है जो कंपनी का मेंबर भी है। लेकिन इस रूल की कुछ एक्सेप्शंस हैं, यानी कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जिनमें कोई पर्सन मेंबर नहीं होगा लेकिन कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है। जैसे इसकी एक एग्जांपल नॉमिनी डायरेक्टर्स। अब जिसको कंपनी ने नॉमिनेट किया, फेडरल गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किया, क्या उसका मेंबर होना जरूरी है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो जिसके बिहाफ पे मेंबर डायरेक्टर बन रहा है वो तो मेंबर है ना, वो तो मेंबर है। तो नॉमिनी डायरेक्टर, याद रखे जनरल रूल क्या है, डायरेक्टर वही बंदा बन सकता है जो कंपनी का मेंबर है। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस में नॉन मेंबर भी डायरेक्टर बन सकते हैं। पहली एग्जांपल क्या बताइए आपको? नॉमिनी डायरेक्टर, जिसे किसने नॉमिनेट किया हो? गवर्नमेंट ने, बॉडी कॉर्पोरेट ने, क्योंकि ये लोग मेंबर हो गए। ये बात क्लियर हो गई? अगली एग्जांपल सुनो। और कौन नॉन मेंबर होगा लेकिन डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है? इसमें बैंक, कंपनी जाती है बैंक के पास लोन लेने के लिए। जरा गौर से सुनेगा कहानी, इसमें 2-3 फ्यूचर के कंसेप्ट है वो भी ऐड कर रहा हूं। कंपनी जाती है बैंक के पास, पैसों की जरूरत है, पैसे नहीं मिलेंगे प्रोजेक्ट नहीं चल पाएंगे, प्रोजेक्ट नहीं चल पाएंगे कंपनी बंद हो जाएगी, जो ऑलरेडी पैसा लगाया हुआ है वो भी जाया। कंपनी को तो पैसों की सख्त जरूरत है। बैंक के पास जाते, बैंक कहता है मसला ही कोई नहीं, पैसे हमारे पास बहुत है, लोन देने को तैयार है, लेकिन हमारी पहली शर्त सिक्योरिटी के तौर पे कुछ ना कुछ रखवाएं हमारे पास। ये सिक्योरिटी SECURITY वाली है कि TIES प्लूरल फॉर्म वाली है? प्लूरल वाली नहीं है, सिंगल। सिक्योरिटी जमानत के तौर पे जो चीजें रखवाते हैं ये सिक्योरिटी होती। जो सिक्योरिटीज होता है ना प्लूरल फॉर्म, ये नाम है शेयर और डिबेंचर को कंबाइन नेम दिया जाता है। कहेगा सिक्योरिटी, डायरेक्टर कहेगा सर हमें पता है बैंक सिक्योरिटी लेते हैं, सिक्योरिटी साथ लेके आइए, देखें जो भी सिक्योरिटी के तौर पे चीजें रखवानी है। बाज़ प्रॉपर्टी होती है, बाज़ कोई इन्वेंट्री आइटम्स होती हैं, कोई ज्वेलरी वगैरह होती है, जो भी है। बैंक कहेगा अच्छा ठीक है, लेकिन सिक्योरिटी में बाज़ मसला होता है कि प्रॉपर्टी की वैल्यू ऊंच नीच होती रहती है, और कहीं ऐसा ना हो कि बाद में पता चले लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं इनमें कोई मसला है, तो हम जब प्रॉपर्टी बेचने जाए तो बेच ना पाए। आप इस तरह कीजिए, अपनी पर्सनल गारंटी भी दीजिए। डायरेक्टर को क्या कहा? देखिए बैंक बड़े बेवकूफ नहीं बैठे होते, उन्हें पता है कि अगर हमने कंपनी को पैसे दिए ना तो कंपनी की लायबिलिटी है लिमिटेड। अगर कल कला को कंपनी बैंकरप्ट हो गई और सिक्योरिटी बेच के, फर्ज कीजिए उस वक्त वैल्यू ऊंच नीच की वजह से, रिस्क तो होता है ना, ऊंच नीच की पूरे पैसे ना मिले, हमारे पैसे डूब जाएंगे। बैंक रिस्क नहीं लेता, वो डायरेक्टर्स को कहता है पर्सनल गारंटी दो। डायरेक्टर का पर्सनल गारंटी का क्या मतलब? पर्सनल गारंटी का मतलब ये कि अगर कंपनी हमारा रीपे नहीं कर पाई, डिफॉल्ट कर गई, तो जितने पैसे हमारे बाकी रह जाएंगे, गारंटी दीजिए पर्सनल गारंटी, वो आप अपनी जेब से अदा करेंगे, अपनी जेब से अदा करेंगे। अब डायरेक्टर हम पे फंस जाते हैं, वो कहते हैं अगर नहीं मानते तो कंपनी जो है वो ट्रबल में है, वो निकल नहीं पाएगी, और मानते हैं तो हम पर्सनली फंस जाते हैं। लेकिन बैंक कहता है भाई आप लोगों को अगर अपने प्रोजेक्ट के बारे में इतना ही कॉन्फिडेंट है तो फिर क्यों नहीं गारंटी दे रहे? डायरेक्टर्स मान जाते हैं। अच्छा, इस पे आपने ये नहीं सोचना कि डायरेक्टर्स क्यों माने। डायरेक्टर्स का भी अपना इंटरेस्ट होता है कंपनी में कि कंपनी चले। डायरेक्टर पर्सनल गारंटी दे देंगे, बैंक मजीद सिक्योर हो गया। एक तो उसने वैसे गारंटी ले ली, सिक्योरिटी के तौर पर चीज रखवा ली, पर्सनल गारंटी ले ली। इसका मतलब क्या हुआ? अगर अब कंपनी वाइंड अप होती है और लिमिटेड लायबिलिटी की वजह से बैंक कंपनी से, मेंबर से पैसे नहीं ले पाता, तो बैंक किससे पैसे लेगा? ले सकता है, प्रैक्टिस में ऐसे होता भी है। उन्होंने पर्सनल गारंटी दे, उन्होंने कहा ठीक है अब दे कर्जा, बैंक ने कहा नहीं। एक तीसरी शर्त भी है भाई, ये जो दोनों काम हमने आपसे किए ना, ये तो उस वक्त हमारे काम आएंगे जब कंपनी डूब जाएगी। जब कंपनी डूब जाएगी, सिक्योरिटी भी हम तब बेच के पैसे रिकवर कराएंगे। जब कंपनी डूब जाएगी
तो गारंटी भी हम एक उससे पहले वाला काम भी करना चाहते हैं कि कंपनी डूबने की नौबत ही ना आए, हालात प्रिवेंटिव काम करना चाहते हैं। वो क्या, आप इस तरह कीजिए, हमारा एक बंदा अपने डायरेक्टर्स में ऐड कर दीजिए, वो आपकी सारी मीटिंग अटेंड करेगा, उसमें पार्टिसिपेट भी करेगा। वो बेसिकली हमारा इंटरेस्ट सिक्योर करने के लिए है कि कहीं आप कोई ऐसा फैसला ना कर दे जो बैंक के क्रेडिटर्स के इंटरेस्ट के खिलाफ हो। उन्होंने कहा जी हमारे डायरेक्टर्स तो जो है वो शेयर होल्डर मेंबर अपॉइंट करते हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आपने अगर लोन लेना है तो जाके शेयर होल्डर मेंबर से बात करें, कॉन्ट्रैक्ट जो लोन एग्रीमेंट होगा उसमें ये बात लिखी जाएगी, हम आपको लोन दे ही शर्त पे रहे हैं, हमारा एक बंदा डायरेक्टर बनाएंगे आप, ताकि अगर आप कोई ऐसा फैसला करते हैं जो हमारे इंटरेस्ट, वो फौरन हमें फोन करे और हम आगे आपसे कहें पैसे वापस निकाल लें। अब कंपनी को पैसों की जरूरत होती है, इस बात से भी वो एग्री कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। थ्रू कॉन्ट्रैक्ट बैंक के पास यानी क्रेडिटर के पास ये पावर आ जाती है कि वो अपना डायरेक्टर नॉमिनेट कर सकते हैं। अब बताइए, ये जिस पर्सन को बैंक ने, क्रेडिटर्स ने डायरेक्टर नॉमिनेट किया, इसका शेयर होल्डर होना जरूरी है, क्योंकि ये वो उस इन्वेस्टमेंट यानी लोन की वजह से डायरेक्टर बना, इसका भी डायरेक्टर बनना जरूरी, सॉरी डायरेक्टर बनने का मेंबर होना जरूरी। तो इसका मतलब यह है नॉमिनी डायरेक्टर हो गए दो तरह के, एक वो जिनको नॉमिनेट किया है गवर्नमेंट या बॉडी कॉर्पोरेट ने, एक वो जिनको नॉमिनेट किया है क्रेडिटर्स बैंकर्स वगैरह ने। दोनों में फर्क क्या है, ये नॉमिनेशन है मेंबर्स की, बिलाहर गवर्नमेंट और बॉडी कॉर्पोरेट मेंबर है, ये वाला केस नॉमिनेशन है नॉन मेंबर्स की तरफ से। क्रेडिटर्स लगाया इन्होंने भी पैसा है, लगाया इन्होंने भी पैसा है, लेकिन ये कंपनी के मेंबर हैं, कंपनी के क्रेडिटर। दोनों तरह के डायरेक्टर्स में फर्क है, ये ज़हन में रखिएगा, आगे चल के मैं फर्क आपको बताऊंगा। ये क्लियर हो गया नॉमिनी डायरेक्टर। अच्छा चलिए आगे चलते हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या इसको होल टाइम एम्प्लॉय डायरेक्टर भी कहते हैं, होल टाइम एम्प्लॉय या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ये क्या सुने, एक रियल केस आपको बताता हूं। हम जब मेरी ट्रेनिंग हो रही थी तो ट्रेनिंग के दौरान एक इंश्योरेंस कंपनी के ऑडिट के लिए हमें भेजा गया। इंश्योरेंस बिजनेस जो होता है वो आम बिजनेस की निस्बत कम्प्लेक्स होता है, मुश्किल होता है। इंश्योरेंस की टर्म एंड कंडीशन होती है, प्रीमियम कैलकुलेट करना बड़ा कम्प्लेक्स होता है। तो जिस जगह पे हम गए वहां पे समझ लीजिए कि एक अकाउंट्स की पोजीशन पे एक बंदा था, उसकी उम्र थी कोई 61-62 साल। वो तकरीबन एग्जैक्ट एज मुझे इसलिए याद है कि 60 इयर्स की एज में वो रिटायर हो चुका था और उसकी क्वालिफिकेशन थी FA पास था वो, लेकिन उसने अपने 20, 25, 30 साल उस कंपनी के साथ लगाए थे और उसे इंश्योरेंस की एक एक चीज का पता था। उसे यह भी पता था कि बड़े बड़े इंश्योरेंस एजेंट हमारे कौन से हैं, इन इंश्योरेंस एजेंट्स के किस किस कंपनी के साथ, लोगों के साथ ताल्लुकात हैं, और इवन आपस में उन लोगों की जो रिश्तेदारियां वो भी उसको पता था। इस लेवल पे बिजनेस में तो उसको जो भी चीज पूछते थे वो फौरन बताता था। इवन उस जगह पे उसका एक सीनियर था चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब असूली तौर पे हमें अगर कोई चीज पूछनी चाहिए तो चार्टर्ड अकाउंटेंट से जाके पूछनी चाहिए कि सर ये काम कैसे हो रहा है। हम उसके पास जाते थे तो वो उस बाबे को बुलाता था, बाबा जी आके बताइए इसको कि ये क्या है। तो हमें फिर अंदाजा हो गया, हम फिर डायरेक्ट उनके पास जाके पूछ लेते। हमने कहा दरमियान में एक बिला वजह वहां डिले करने की क्या जरूरत है। ऐसे लोग सिर्फ उस कंपनी में नहीं, तकरीबन हर जगह पे होते हैं, जो बिजनेस के अंदर तक गुस्से होते हैं, बिजनेस की अच्छी विषय उन्हें पता होती है। अब मुझे ये बताइए, अगर आप उस कंपनी के मालिक हो और आपने फैसला करना है कि मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट और FA दोनों में से किसी एक को डायरेक्टर बनाना है, किसको बनाएंगे? आप तो देखेंगे ना पैसा किस कौन मुझे लाके दे रहा है, बिजनेस कौन लाके दे रहा है, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग किसको है, आपने डिग्री का क्या करना है, तो उसको बनाए। और अगर उसे कहे आपको डायरेक्टर बनाया जा रहा है, वो कहे जी डायरेक्टर बनने के लिए मेंबर होना जरूरी है, मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं कि मैं शेयर्स खरीद सकूं, बताइए क्या आप उन्हें रिफ्यूज कर देंगे? लॉ कहता है नहीं, ऐसे लोगों को लॉ ऑनर करता है। लॉ कहता है नहीं, ऐसे लोग जो हैं अगर शेयर होल्डर नहीं भी हैं
मेंबर नहीं भी है, स्टिल इनके पास अपना पूरी उम्र का तजर्बा है, होल टाइम डायरेक्टर है, होल टाइम एम्प्लॉय है, इनको आप डायरेक्टर बना सकते हैं बगैर शेयर्स के भी, बगैर मेंबर बनाए। और होना भी चाहिए, देखें लॉजिकली सोचें, उनका तजर्बा ही दूसरों के लाखों रुपए के ऊपर है, तो ऐसे लोगों को डायरेक्टर बना सकते हैं। ये होल टाइम एम्प्लॉय या इसे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कहते हैं। ये बात समझ आ गई? इसका भी मेंबर होना लाजमी नहीं। और चीफ एग्जीक्यूटिव, अच्छा चीफ एग्जीक्यूटिव कौन होता है भला? सीईओ। इसका काम क्या, पोजीशन समझिएगा, मेंबर्स ने अपॉइंट किया डायरेक्टर्स को, डायरेक्टर्स 15-20, डायरेक्टर्स ने कहा भैया हम तो टॉप लेवल के लोग हैं, ऐसा थोड़ी होगा कि बिजनेस हम चलाएंगे, डेली बेस पे हम थोड़ी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे होंगे, तो हम स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन डिसाइड करेंगे, हम ये डिसाइड करेंगे किसने क्या काम करना है, और एक दफा कंपनी पॉलिसी मेकिंग करके स्ट्रेटजी डिसाइड करके इंप्लीमेंटेशन के लिए दूसरों को दे देंगे, और फिर बाद में आके देखेंगे कि क्या वो इंप्लीमेंट हुई कि नहीं हुई। ये डायरेक्टर्स का काम होता है। डायरेक्टर्स डेली बेसिस के ऊपर ऑफिस में नहीं आते, वो नॉर्मली महीने 2 महीने के बाद ऑफिस में कंपनी में आते हैं और देखते हैं कि हमने महीना 2 महीने 3 महीने पहले जो भी स्ट्रेटजी डिसाइड की थी, जो भी पॉलिसीज बनाई थी, इंप्लीमेंट हुई कि नहीं हुई, कौन बंदा काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा, जो काम नहीं कर रहा उसके बारे में डिसाइड करते हैं रखना है नहीं रखना, जो काम कर रहा है डिसाइड करते हैं प्रमोशन देनी है क्या करना है, ये डिसीजन मेकिंग करते हैं। फिर उसके बाद 2-3 महीनों के लिए चले जाते हैं। तो लॉ कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कि डायरेक्टर्स 3 महीनों में एक दफा भी अगर आ जाए तो काम चल जाएगा। तो डायरेक्टर्स भी क्या करते हैं, नॉर्मली 3 महीनों में एक दफा ही आते हैं। लेकिन कंपनी के डे टू डे ऑपरेशन चलाने के लिए एक हेड तो होना चाहिए, वो होता है सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इंटरेस्टिंग कंसेप्ट ये है कि शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं डायरेक्टर्स को और डायरेक्टर्स आगे अपॉइंट करते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव को। चीफ एग्जीक्यूटिव रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डायरेक्टर्स के तौर पे काम करता है। जिस तरह डायरेक्टर्स को चाहिए कि मेंबर्स की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम करें, उसी तरह चीफ एग्जीक्यूटिव को भी चाहिए कि वो डायरेक्टर्स की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक काम करे। अब चीफ एग्जीक्यूटिव याद रखे, लॉ कहता है चीफ एग्जीक्यूटिव कोई भी पर्सन हो सकता है, किसी को भी चीफ एग्जीक्यूटिव बना सकते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव किसी को भी, वो हो सकता है शेयर होल्डर हो सकता है शेयर होल्डर ना हो सकता है कंपनी का एम्प्लॉय हो सकता है कंपनी का एम्प्लॉय ना हो। चीफ एग्जीक्यूटिव किसी को भी बनाया जा सकता है। तो चीफ एग्जीक्यूटिव, अच्छा उसके बारे में लॉ क्या कहता है? कहता है अगर तो चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में से ही कोई बंदा बनाया जाता है तो वो तो ऑलरेडी डायरेक्टर है। लेकिन अगर चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के अलावा किसी और बंदे को चीफ एग्जीक्यूटिव बनाया जाता है तो हम एज्यूम करेंगे कि वो डायरेक्टर है, उसे ऑनरेरी डायरेक्टर का दर्जा दे दिया जाएगा। अगर तो वो डायरेक्टर है तो जेन्युइन डायरेक्टर है, लेकिन अगर चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं भी है उसे ऑनरेरी डायरेक्टर का दर्जा दे दिया जाएगा। इसलिए यहां पे उन्होंने लिखा कि एक बंदा जो मेंबर नहीं है, डायरेक्टर बनने के लिए मेंबर होना जरूरी है, लेकिन ये 4 केसेस हैं जिनमें एक नॉन मेंबर भी डायरेक्टर बन सकता है। कौन कौन से केसेस? नॉमिनी डायरेक्टर, क्रेडिटर वाला, नॉमिनी डायरेक्टर, गवर्नमेंट या बॉडी कॉर्पोरेट वाला, विच आर मेंबर, होल टाइम एम्प्लॉय, चीफ एग्जीक्यूटिव। स्टूडेंट पूछते सर ये चीफ एग्जीक्यूटिव, हम पढ़ तो डायरेक्टर रहे थे, हम पढ़ तो रहे थे डायरेक्टर के बारे में कि मेंबर हो सकता है कि नहीं, ये चीफ एग्जीक्यूटिव कहां से आ गया? तो चीफ एग्जीक्यूटिव को भी एज्यूम्ड डायरेक्टर का दर्जा हासिल होता है। एज्यूम्ड समझते हैं ना, समझा जाता है। लॉ में आप, सॉरी अकाउंटिंग में पढ़ा है अजम्पशन, अकाउंटिंग में जिसे कहते हैं एज्यूम्ड, लॉ में उसे कहते हैं डीम्ड, DEEMED, डीम्ड। लॉ में जहां कहीं वर्ड डीम्ड आए आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं एज्यूम्ड के साथ, लेकिन बेहतर यही है कि जो उस सब्जेक्ट की अपनी टर्म होती है उसी को यूज करें तो ज्यादा बेहतर, लेकिन एज्यूम्ड लिख देंगे गलत नहीं है।
भाई ये समझ आ गया। लॉ कहता है कि ये दो चीजें होनी चाहिए डायरेक्टर बनने के लिए, क्या? नेचुरल पर्सन हो और क्या? मेंबर। आर्टिकल्स में लिखा हुआ है, अब मुझे ये बताएं आर्टिकल्स में क्या इन दो के अलावा भी कंडीशंस ऐड की जा सकती हैं डायरेक्टर बनने के लिए? अच्छा बताए, मैं प्रवीण बताऊंगा आर्टिकल्स में क्या लिखी हुई है, आपने बताना है वैलिड है कि नहीं। वो कहता है आर्टिकल में लिखा हुआ है एक बॉडी कॉर्पोरेट भी डायरेक्टर बन सकती है। वैलिड या वॉइड? वॉइड का मतलब होता है कैंसल्ड, जो इनवैलिड। आर्टिकल्स में लिखा हुआ है कि सिर्फ वही बंदा डायरेक्टर बन सकता है जिसकी उम्र 25 साल से ज्यादा होगी। हो सकता है वही बंदा डायरेक्टर बन सकता है जो एमए पास होगा, एमबीए किया होगा जिसने। हो सकता है वही बंदा डायरेक्टर बन सकता है जिसके पास कम से कम 1 लाख शेयर्स होंगे। ये भी हो सकता है। देखिए मेंबर तो 1 शेयर पे भी बन जाता है। लॉ ने मेंबर लाजमी करार दिया, यानी कम से कम 1 शेयर से भी लीगल प्रोविजन पूरी हो जाती है। लेकिन अगर वो ये कहते हैं कि 1 लाख शेयर कर दो, वो वैलिड है। लेकिन अगर आर्टिकल्स ये कहते हैं कि जिसके पास शेयर नहीं है वो भी डायरेक्टर बन सकता है, ये वाइड है, अनलेस के वो इन 4 में से कोई एक। भाई ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ आ गया। अब चलते हैं इन एलिजिबिलिटी। दोनों में फर्क क्या था एलिजिबिलिटी और इन एलिजिबिलिटी में? एलिजिबिलिटी वो चीजें जो होना जरूरी है और इन एलिजिबिलिटी वो चीजें जो ना होना जरूरी है। ना होना जरूरी है, एब्सेंट होना जरूरी है। पहली दो तो वही है तकरीबन, उधर से उठाई है उसने। जो बंदा मेंबर नहीं है कंपनी का डायरेक्टर भी नहीं बन सकता, सिवाय 4 एक्सेप्शन के। कौन कौन सी एक्सेप्शन थी भूल गया मैं। चीफ एग्जीक्यूटिव, होल टाइम एम्प्लॉय जिसे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कहते हैं, नॉमिनी डायरेक्टर, नॉमिनी बाय गवर्नमेंट या बॉडी कॉर्पोरेट, और नॉमिनी डायरेक्टर बाय क्रेडिटर जिन्होंने लोन दिया और कॉन्ट्रैक्ट के जरिए से पावर लिया। माइनर, माइनर कौन होता है? गलत डेफिनेशन, लीगली गलत डेफिनेशन। छोटे बच्चे को माइनर नहीं कहते। 15 साल से कम, गलत। 18 ईयर्स ऑफ एज से कम, शाबाश, 18 ईयर एज से कम। जिसकी उम्र 18 साल से कम है वो डायरेक्टर, किसी कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता। अच्छा, माइनर के साथ ना ब्रैकेट में आप एक यहां अलग किसी जगह पे एक रूल लिख लीजिए। ये रूल कंपनी लॉ में नहीं काम आएगा, मर्केंटाइल लॉ में बहुत काम आएगा। माइनर के खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता। क्या लिखना है? माइनर के खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता। अच्छा, मैंने ये नहीं लिखवाया कि माइनर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, एग्रीमेंट नहीं, ये नहीं लिखवाया। ये नहीं लिखवाया। क्या लिखवाया? माइनर के खिलाफ लीगल एक्शन नहीं ले। आपको सर में ये लग रहा होगा अच्छा माइनर डायरेक्टर नहीं बन सकता, तो माइनर के साथ बड़ी गलती होगी। नहीं 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 भाई, माइनर को इतनी ज्यादा फेवर दी गई है कि एक स्टूडेंट मेरे पास सचमुच आ गया बाद में, वो बाद में भी कई दफा मिला तो मैं से कहता है सर जिंदगी है तो माइनर की है। लॉ ने जितनी माइनर को सहूलियात दी हुई है। लॉ क्या कहता है? लॉ माइनर के बारे में ये कहता है माइनर के लिए लॉ का दर्जा एक मां की तरह है। वो एक मां की तरह प्रोटेक्ट, बल्कि मां से भी ज्यादा प्रोटेक्ट करता है। क्योंकि समटाइम जो मां होती है ना, वो चाह तो रही होती है बच्चे को प्रोटेक्ट करे, लेकिन कर नहीं सकती। लॉ चाहता भी है माइनर को प्रोटेक्ट करे और करता भी है। इसीलिए वे जो मैंने आपको लाइन लिखा है ना, क्या माइनर के खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं किया जा सकता। ये कंसेप्ट मर्केंटाइल लॉ में जाके मैं रिलेट करवाऊंगा। आगे चलते हैं। तो यहां पे ये ना समझेगा माइनर को डिस्क्वालीफाई कर दिया तो ये उसकी अनफेवरेबल है। नहीं 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 नहीं, ये भी समझो उसकी फेवरेबल पॉइंट है। आगे चलते हैं। पर्सन विद अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड कौन? पागल होता है बंदा, ठीक है। वो कंपनी का डायरेक्टर, उसकी तरफ क्यों देख रहे हो? जो अनसाउंड माइंड, पागल, वो डायरेक्टर नहीं बन सकता, जाहिर है कंपनी के फैसले नहीं कर सकता। डज नॉट होल्ड नेशनल टैक्स नंबर, एनटीएन नंबर। आपको पता है नेशनल टैक्स नंबर क्या होता है?
अच्छा, आपको ये तो पता होगा, एक होता है टैक्स पेयर और एक होता है एक फाइलर होना। हाँ बिल्कुल, फाइलर, ये है फाइलर। जिस फाइलर होता है जो टैक्स रिटर्न फाइल करता है, गवर्नमेंट को टैक्स देता है। और नॉन फाइलर वो होता है जो टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करता, गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देता। एक दफा गवर्नमेंट के पास रजिस्ट्रेशन करवानी होती है फाइलर, उसके बाद गवर्नमेंट आपकी जब एक दफा रजिस्ट्रेशन करवा लेना, फिर सारी जिंदगी आप भुगतते हैं। वो गवर्नमेंट नजर रखती है कि इसकी इनकम कितनी है, इसके अखराजात कितने हैं, कितना टैक्स हमें दे रहा है। ठीक है, वैसे बेहतर यही है कि अगर आपकी जेन्युइन इनकम है तो आप फाइलर बन जाएं, बेहतर यही होता है। लेकिन अगर करप्ट, अगली बात आप समझ गए। तो डज नॉट होल्ड नेशनल टैक्स नंबर। नेशनल टैक्स नंबर अगर किसी का नहीं है, यानी वो टैक्स फाइलर नहीं है, गवर्नमेंट कहती है कि आप डायरेक्टर नहीं बन सकते। ये एफबीआर ने बड़ी मेहनत कर करके एससीसीपी से, ये कंपनीज एक्ट किसने इंप्लीमेंट किया? कंपनी, एससीसीपी ने। एससीसीपी के बड़े तरले मिन्त करके एफबीआर ने कहा सर ये प्रोविजन डाल ले, ताकि, क्योंकि डायरेक्टर जो होते हैं ना, वो लोग डायरेक्टर बनके कंपनी से लाखों रुपया सैलरी ले रहे होते हैं, हमें टैक्स नहीं देते। तो इससे ये होगा कि जब आप ये कह देंगे कि जो टैक्स पेयर नहीं है, जिसके पास नेशनल टैक्स नंबर नहीं है, वो डायरेक्टर नहीं बन सकता, तो इसके बाद डायरेक्टर और कोई काम करे ना करे, टाइम पे टैक्स जरूर जमा करवाएंगे। ये रिसेंटली उन्होंने ऐड की। तो ये जिसके पास नेशनल टैक्स नंबर नहीं, वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। आगे चलते हैं। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट or has applied to court to be declared as insolvent। insolvent कौन होता है? बैंकरप्ट होता है जो अपनी लायबिलिटीज पे नहीं कर पाता, उसे कहते हैं बैंकरप्ट। इंसॉल्वेंट भी कहते हैं। नॉर्मली होता क्या है, एक बंदे ने बिजनेस चला रहा है, लोगों से लोन लिया, लोन लेके भी बिजनेस नहीं चलता, नुकसान हो गया, और अब वो इस काबिल नहीं है कि लोगों का पैसा वापस कर सके। वो कोर्ट जाता है, कहता है सर मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दे, बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दे। वो खुद से फैसला नहीं कर लेता कि मैं बैंकरप्ट हूं, कोर्ट के पास। कोर्ट एक बंदा अपॉइंट करते हैं जिसे कहते हैं असाइनी या लिक्विडेटर या ऑफिशियल रिसीवर। वो जो लिक्विडेटर होता है वो उस पर्सन के सारे घर का कारोबार का जायजा लेता है, और फिर कोर्ट उसकी रिपोर्ट की रोशनी में फैसला करते हैं कि वाकई ये बंदा अपनी लायबिलिटीज पे नहीं कर सकता, इसको इंसॉल्वेंट करा देते। इंसॉल्वेंट करार देने का फायदा उस बंदे को ये होता है कि अब जिस बंदे ने उसको लोन दिया होता ना, वो बंदा अब इस इंसॉल्वेंट से लोन नहीं मांग सकता। अगर कोर्ट उसको डिक्लेयर करते हैं, वो किससे लोन मांगेगा? उस लिक्विडेटर से। उस लिक्विडेटर की फिर जिम्मेदारी होती है कि जो बंदा बैंकरप्ट हो गया ना, इसने लोगों से 100 रुपए दिए थे, इसकी प्रॉपर्टी 30 रुपए की है, लायबिलिटी पे तुम ऐसा करो कि 30 रुपए की प्रॉपर्टी बेचो, लिक्विडेटर से कहा जाता है, इसकी प्रॉपर्टी बेचो, और जितने भी क्रेडिटर्स हैं सबको 30% के हिसाब से पेमेंट कर दो। 30% हर क्रेडिटर को पेमेंट मिल जाएगी, और 70% उसका बैड डेट हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ये काम करना लिक्विडेटर। अब जो इंसॉल्वेंट होता है वो स्कूल से साइड में बैठ जाता है, कोई भी अब पैसे लेने वाला उसे तंग नहीं कर सकता। लेकिन मुझे ये बताइए, अगर ये बंदा स्कूल से बैठ जाए, 30% सबको पेमेंट हो जाए, और फिर कहे चलो 1 साल छुट्टियां मनाने के बाद अब नई कंपनी खोलते हैं, नए सिरे से लोन लेते हैं, इसको इजाजत होनी चाहिए? यही ला ने मना कर दिया। उसने कहा जो इंसॉल्वेंट है ना, इंसॉल्वेंट, ये कंपनी का कभी भी किसी भी कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता। अच्छा, वो बंदा जिसको हमने इंसॉल्वेंट डिक्लेयर, और वो भी जिसने एप्लीकेशन फाइल कर दिया, अभी प्रोसीडिंग में है, लेकिन देखिए अगर एप्लीकेशन फाइल कर दी किसी बंदे ने, इसका मतलब बंदा खुद मान रहा है कि सर मैं पैसे दान नहीं कर सकता। तो जिसने अप्लाई कर दिया वो भी, और जिसको डिक्लेयर कर दिया इंसॉल्वेंट वो भी डायरेक्टर। इसमें वर्ड लगाया गया अनडिस्चार्ज। लॉ में जो वर्ड डिस्चार्ज है ये यूज होता है इस कंटेक्स्ट में कि आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल किया कि नहीं किया। ये भी मर्केंटाइल लॉ में टर्म बार बार यूज होगी, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि आपकी जो कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी आपने उनको फुलफिल किया कि नहीं, कंप्लीट किया कि नहीं।
तो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट का मतलब ऐसा इंसॉल्वेंट बंदा जिसने अपनी लायबिलिटीज को सेटल नहीं किया, पे नहीं किया। ठीक है, अगर तो वो यानी जैसे मैंने एग्जांपल दी, 30 रुपए थे, 100 रुपए अदा करने थे, प्रॉपर्टी 30 रुपए की थी, तो इसने कितने पैसे अनडिस्चार्ज किए? 70। ठीक है, तो ये लाइन समझ आ गई। जो इंसॉल्वेंट है अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, या उसने अप्लाई किया, वो भी डायरेक्टर नहीं बन सकता। आगे चलते हैं। कन्विक्टेड बाय कोर्ट। कन्विक्टेड क्या होता है? जिसे सजा दी गई हो, जिस पे इल्जाम लगा हो वो नहीं, इल्जाम लगे हुए को क्या कहते हैं? मुल्जिम, इंग्लिश में एक्यूज। एक्यूज। कन्विक्टेड वो जिस पे जुर्म साबित हो गया। अगर कोर्ट ने किसी भी पर्सन को ऐसे जुर्म, ऑफेंस मीन जुर्म, ऐसे जुर्म में सजा, इमोरलिटी के जुर्म में सजा दी है, साबित हो गई, इल्जाम लगा तो नहीं, साबित हो गया, तो वो भी डायरेक्टर नहीं बन सकता। फिर लैक फिड्यूशरी बिहेवियर। अगर किसी पर्सन है वो लैक करता है फिड्यूशरी बिहेवियर और कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया। अब देखें, फिड्यूशरी बिहेवियर ये नहीं है किसी ने इल्जाम लगाया दूसरे पे, ओ तुम कंपनी के पैसे खा गए हो, तो फौरन वो बंदा डिस्क्वालीफाई हो गया, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, साबित करना पड़ता है ना। जैसे फर्ज कीजिए अगर किसी सियासतदान पे करप्शन का इल्जाम साबित कर दिया जाए, वो इल्जाम लगाया जाए, करप्शन का इल्जाम लगा, क्या उसे अपनी पोजीशन छोड़ देनी चाहिए? तो ऐसे तो हर बंदा दूसरे पर इल्जाम लगाएगा, हर दूसरे दिन वो डिस्क्वालीफाई, हर बंदा डिस्क्वालीफाइड होगा। ला कहते हैं ऐसे डिस्क्वालीफाई होते हैं जब साबित हो जाए, सिर्फ इल्जाम लगने पे नहीं। तो अगर फिड्यूशरी बिहेवियर डिक्लेयर कर दे कोर्ट कि एक बंदे ने फिड्यूशरी बिहेवियर की वायलेशन की है, उसकी एग्जांपल हम शेयर कर, जैसे पर्सनल बेनिफिट ले ले एट द एक्सपेंस ऑफ कंपनी, तो वो फिर 5 साल तक कंपनी का डायरेक्टर किसी भी कंपनी का किसी नहीं होना चाहिए ना। उसने क्यों पर्सनल बेनिफिट लिया 5 साल के लिए? डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम होल्डिंग ऑफिस अंडर एनी प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। लॉ ने जब ये सारी 7-8 प्रोविजंस बता दी कि इस केस में भी डिस्क्वालिफाइड, इसमें भी डिस्क्वालिफाइड, इसमें डिस्क्वालिफाइड, फिर उसने कहा हो सकता है कि हमने कंपनीज एक्ट में आगे पीछे किसी और जगह को इसी प्रोविजन में लिखा हो कि अगर डायरेक्टर ने ये काम नहीं किया तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो उन्होंने रेफरेंस देने के लिए यहां पे लाइन लिख दी कि अगर हमने कंपनीज एक्ट में किसी और जगह पे कहा ना किसी डायरेक्टर को कि भाई अगर ये काम नहीं किया तो तुम डिस्क्वालीफाइड, वो भी डिस्क्वालीफाइड होगा। नहीं समझ आई बात? नहीं समझ आई बात। एग्जाम्पल सुने, ये है टॉपिक डायरेक्टर का। कंपनीज एक्ट में ना टॉपिक्स के नाम, जैसे चैप्टर के नाम होते हैं ना, उन्होंने नाम रखे हुए हैं। एक टॉपिक है डायरेक्टर्स वाला, उसमें सारी बातें लिखी है। एक है डिविडेंड वाला कंपनीज एक्ट में चैप्टर, उसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर एक कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया तो उसे विद इन स्पेसिफाइड पीरियड पे करना चाहिए, मेंबर्स को रोक के नहीं रखना चाहिए। यहां तो अनाउंस ही ना करो, पहले अनाउंस कर दिया तो विद इन स्पेसिफाइड पीरियड उसे, स्पेसिफाइड पीरियड कितना है वो उसने हमारी किताब में नहीं लिखा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं वो है 15 दिन। कि एक ही कंपनी ने अगर डिविडेंड अनाउंस किया तो कितने दिन के अंदर पे करना चाहिए? और ये जिम्मेदारी होगी चीफ एग्जीक्यूटिव की कि वो पे करे। अगर 15 दिन के अंदर अंदर डिविडेंड पे नहीं होता तो चीफ एग्जीक्यूटिव को वो सजा दी जाती है जो पूरे कंपनीज एक्ट में सबसे सख्त है। पूरा कंपनीज एक्ट पढ़ के देख ले, और किसी वायलेशन पे इतनी सख्त सजा नहीं है जितनी इस चीज पे है कि कंपनी ने विद इन स्पेसिफाइड पीरियड डिविडेंड पे नहीं किया। इसमें जो चीफ एग्जीक्यूटिव है उसे जुर्माना भी होता है जो मिलियंस में, इसमें उसको सजा भी मिलती है, कैद, और वो अगले 5 साल के लिए किसी भी कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता। सबसे सख्त सजा जो रखी है ना वो इस चीज के ऊपर रखी है कि अगर डिविडेंड स्पेसिफाइड टाइम में पे ना किया जाए। अब देखें, ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है ना चीफ एग्जीक्यूटिव की कि वो किसी अगले 5 साल तक किसी भी कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता, ये डायरेक्टर वाले चैप्टर में नहीं है। किस वाले में है? डिविडेंड वाले में।
लेकिन बताइए यहां पे इस लाइन के जरिए वो यहां पे से भी लिंक हो रही है कि नहीं हो रही? कि अगर वहां पे डिस्क्वालिफिकेशन है तो इधर भी उसे इस सेक्शन के लिहाज से भी उसे डिस्क्वालीफाई समझा जाएगा। हालांकि ये लिखने की जरूरत नहीं थी, ये ना भी लिखते फिर भी अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन है, एक दो दूसरी जगह पे है तो वो भी अप्लाई होगी, लेकिन लॉ ने वो अपना कोई लूज एंड नहीं छोड़ते, उन्होंने यहाँ पे भी लिंक कर दिया कि अगर किसी और जगह हमने सजा सुनाई ना डिस्क्वालिफिकेशन की, वो भी रेलिवेंट होगी। क्लियर? अब सुने, ये वाली वो प्रोविजंस हैं डिस्क्वालिफिकेशन जो हर कंपनी के लिए। किसके लिए? अब वो स्टार्ट होने जा रही है जो सिर्फ, अच्छा मुझे बताइए लिस्टेड कंपनी दूसरी कंपनीज की निस्बत कम क्रिटिकल है कि ज्यादा? इस पे डिस्क्वालिफिकेशन की कंडीशन कम होनी चाहिए थी कि ज्यादा? दो ज्यादा, दो डिस्क्वालिफिकेशन ज्यादा। पहली, वो पर्सन डायरेक्टर नहीं बन सकता जो डिफॉल्टर हो। किसका? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में बहुत से कंपनीज आती हैं, लेकिन जब कभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का लफ्ज आया आपके जहन में सिर्फ एक कंसेप्ट आए, बैंक की बात कर रहा है। बैंक के अलावा और चीजें भी आती हैं लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं। बैंक, ठीक है। अगर कोई बंदा डिफॉल्टर है किसका, तो वो भी लिस्टेड कंपनी का डायरेक्टर भी। समझ आई बात की? नहीं मुझे नहीं आई, आप सबको अच्छा आ गई है तो मुझे बताएं फिर। नहीं ठहर जाएं, इस प्रोविजन में और इस प्रोविजन में क्या फर्क है? अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट डिफॉल्टर, तो ये बैंक की बात कर रहा है और ये बाकी की बात कर, तो उसमें बैंक भी कवर नहीं हो जाता? तो फिर इसमें क्या फर्क? याद रखें, इंसॉल्वेंट होना और है, डिफॉल्टर होना और है। मैंने अगर अपनी बिजली का बिल, महीने का बिजली का बिल अदा नहीं किया या कोई किस्त पे चीज ली वो किस्त अदा नहीं की, तो मैं डिफॉल्टर तो हूं, बैंकरप्ट नहीं हूं। बैंकरप्ट ज्यादा सिचुएशन को कहते हैं। अगर डायरेक्टर ने, किसी पर्सन ने बैंक से गाड़ी निकलवाई, हर महीने किस्त दे रहा है, एक महीने की किस्त अदा नहीं की, वो डिफॉल्टर तो है, बैंकरप्ट नहीं। इंसान हो गएगा सर जी मेरे पास तो पैसे ही बहुत है, वो तो मेरे पास टाइम नहीं था किस्त जमा करवाने के लिए, तो मैं डिफॉल्टर हो गया, ये ले अभी पूरे पैसे पकड़े सारी गाड़ी के। डिफॉल्टर और चीज है, बैंकरप्ट होना और चीज है। अब देखें, जिस तरह एफबीआर ने लड़ झगड़ के, ऐसे ये दारे होते हैं ना इनकी आपस में हेलो हाय चलती रहती है। एफबीआर ने एससीसीपी से लड़ झगड़ के कहा भैया एनटीएल वाली प्रूवेंट डालो, डायरेक्टर टैक्स के मामला तो सीधे करें। स्टेट बैंक ने कहा अच्छा, उसने कहा मेरी भी एक फरमाइश पे प्रोविजन डालो। क्या? कि अगर कोई मारे किसी भी बैंक का डिफॉल्टर हुआ कोई बंदा, वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि जो डायरेक्टर हैं कंपनीज के, वो और कोई काम करे ना करे, हर महीने बाकायदगी से बैंक से जो भी लोन लिया हुआ किस्त जमा करवाते रहेंगे। क्योंकि पहले वो ये भी काम करते थे, बैंक से लोन लेके तो माफ करवा लेते थे, मुकर जाते थे। पुराने जमाने में वो आपने स्कैंडल देखे होंगे, सुने होंगे इस तरह के, कि लोग बैंक से पैसे लेते थे और माफ करवा लेते थे। कहते अब कोई चक्कर नहीं है, अब अगर आप माफ करवाना दूर की बात है, अगर आपने टाइम पे किस्त भी जमा ना करवाई, गाड़ी है, घर है, लोन है, कोई भी, डिफॉल्टर हुए, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अब बताइए बैंकिंग सेक्टर को इस प्रोविजन की वजह से फायदा हुआ कि नहीं हुआ? ये फिर स्टेट बैंक ने भी अपनी प्रोविजन ऐड करवाई। आगे चले, करेक्ट। अगर पर्सन आर हिज स्पाउस, स्पाउस मीन वाइफ या हस्बैंड, पर्सन आर स्पाउस ब्रोकर है या ब्रोकरेज हाउस में कोई ऑफिसर या डायरेक्टर है। ये ब्रोकर क्या होता है? सुन, आपने अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदी या बेची, आप क्या खुद सेल परचेज फाइनल कर सकते हैं? लीगली कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली हम नहीं करते। हम कहते हैं ये कौन सी हमारी रोजमर्रा की ट्रांजैक्शन कभी कभार करनी होती है, और कानूनी कार्रवाई है, कानूनी डॉक्यूमेंट्स है, कहीं पे जरा ऊंच नीच हो गई तो ये ना हो कि कोई लीगल कॉम्प्लिकेशंस आ जाए, तो ऐसा करते हैं जो एक्सपर्ट लोग हैं इनको एंगेज कर लेते हैं।
आप किसी ना किसी प्रॉपर्टी डीलर को एंगेज करते हो, यार ये ट्रांजैक्शन कराओ साथ में, वो जो भी स्टाम्प पेपर वगैरह वो करवाता है, आप उसके बाद जो भी फीस 40, 50, 60 लाख बनता है उसको पे कर देते हैं, हेल्प मिल जाती है उससे, ऐसा ही है। इसी तरह किसी कंपनी के देखिए स्टॉक, लिस्टेड कंपनीज है, इनके शेयर, लिस्टेड कंपनी की बात हो रही है, इनके शेयर कहां खरीदो फरोख्त हो रही होती है? स्टॉक एक्सचेंज में। तो वहां पे जाके आप खुद भी शेयर्स बाय सेल कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम करते नहीं। हम कहते हैं क्या स्टॉक एक्सचेंज जाए, उधर कुछ लोग बैठे होते हैं जैसा प्रॉपर्टी डीलर है, हम उनको फोन करते हैं, हम भी इस कंपनी के शेयर खरीद लो, वो शेयर खरीद लेते हैं हमारे बिहाफ में, हम कहते हैं इस कंपनी के बेच दो, वो शेयर बेच देते हैं। ऐसे लोगों को कहते हैं ब्रोकर। ये छोटे मोटे इंडिविजुअल्स भी होते हैं, बैठे होते हैं ब्रोकर्स, और ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं जो बाकायदा उन्होंने अपने ऑफिस बनाए होते हैं और उन्होंने अपना स्टाफ में कई लोग रखे होते हैं जो बड़े होते हैं, ब्रोकरेज हाउस, ब्रोकरेज बिजनेस। क्या ब्रोकर या ब्रोकरेज हाउस, पता चल गया क्या है? लॉ क्या कहता है? अगर कोई बंदा लिस्टेड कंपनी का डायरेक्टर है, वो या उसका स्पाउस ब्रोकर नहीं होगा स्टॉक एक्सचेंज में। क्यों लॉ ने ये कहा, बता सकते हैं? इसलिए कि एज डायरेक्टर उसके पास इनसाइड इंफॉर्मेशन होगी कंपनी की, उसे पता चला कंपनी का आज किसी दूसरी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, आइंदा आने वाले दिनों में उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से शेयर प्राइस बढ़ेगी, वो फौरन ब्रोकर को फोन करेगा, शेयर खरीद लो। यह स्पाउस हो, फौरन उसे कहेगा शेयर खरीद लेंगे, पर्सनल बेनिफिट मिल जाएगा उसको। या अगर उसे पता चले, अब देखे कंपनी का हिसाब किताब साल बाद होना है, कंपनी को मुनाफा हुआ कि नुकसान हुआ, सबसे पहले किसको पता चलता है? भला मेंबर्स को बाद में पता चलता है, डायरेक्टर को पहले। डायरेक्टर को पता चला ये तो नुकसान हो गया, और स्टॉक एक्सचेंज में जब पता चलेगा नुकसान हो गया, शेयर की कीमत डाउन हो जाएगी, वो अभी कहेगा स्पाउस को भाई आज शेयर बेच के घर आना, शेयर बेच के घर। अब देखें इनसाइड इंफॉर्मेशन को मिसयूज किया जा सकता है, इसीलिए लॉ ने कहा कि जो डायरेक्टर है इनका डायरेक्ट कनेक्शन कोई नहीं होगा स्टॉक एक्सचेंज के साथ। इस प्रोविजन की वजह से बेसिकली उस डायरेक्ट कनेक्शन को खत्म किया गया कि जो कंपनी का डायरेक्टर है ना तो खुद कंपनी वो स्टॉक एक्सचेंज में ब्रोकर होगा, ना ही स्पाउस। ठीक है, क्लियर? हाँ, फैमिली मेंबर हो सकते हैं बाकी के। और ये देखें लॉ में ना कुछ लूप होल्स भी होते हैं, ये लूप होल है। वो बाजू कहता है किसी दोस्त को कहते हैं यार मैं तो नहीं, तो तुम खरीद लो, तो दोस्त खरीद लेता है, लेकिन दोस्त भी सियाना होता है, वो खरीद के सारे पैसे अपने पास रख लेता है। इस तरह इलीगल जो काम होते हैं ना, इसमें मसला यही होता है कि जो दूसरा बंदा अगर आपके साथ उसने फ्रॉडिये के साथ किसी ने फ्रॉड कर दिया ना, उसके साथ लीगल एक्शन कोई नहीं ले सकता। तो ये एक लूप होल होते हैं। अच्छा आप सुने, स्टूडेंट आके क्या कहने लगा, सर मुझे सारा याद हो गया। मैंने कहा सारा याद है? बिल्कुल ठीक। मैंने कहा सुनाओ क्या कंसेप्ट? कहने लगा सर ये देखे, ये वाली प्रोविजन है लिस्टेड कंपनीज के लिए और ये वाली जो है अनलिस्टेड के लिए। कंसेप्ट सही के गलत? गलत। सही कंसेप्ट क्या है? ये वाली है सारी कंपनीज के लिए, लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, और ये वाली प्राइवेट के लिए भी, पब्लिक के लिए भी, अनलिस्टेड के लिए भी, लिस्टेड के लिए भी। और ये सिर्फ हेडिंग से ये ना जहन में आने पाए कि ये लिस्टेड के लिए है तो ये सर लिखना भूल गए हैं, ये अनलिस्टेड के लिए होगा, नहीं। वरना एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा माइनर है, तो आप कहेंगे अच्छा माइनर है तो अनलिस्टेड कंपनी में तो पॉइंट नहीं हो सकता, लिस्टेड कंपनी में हो सकता है। चला जी, वो उससे ज्यादा क्रिटिकल है, उससे ज्यादा क्रिटिकल। तो ये हर कंपनी के लिए डिस्क्वालिफिकेशन, और ये सिर्फ। क्लियर हो गई बात? चलिए अब आगे नहीं आज पढ़ रहे हम, इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने एक काम करना है, बल्कि अभी करते हैं। कंसेप्ट का छोटे छोटे चुटकियों की मार है, घर से कर लाएंगे तो मुझे मेरी तसल्ली नहीं होती, मेरे सामने अगर ना करेंगे मेरी तसल्ली नहीं होगी। कल कर। अच्छा ऐसा क्या है, अभी 1.5 मिनट रहता है अभी। चले ठीक है, तो फिर वादा करें घर से ये चारों क्वेश्चंस पढ़ के आएंगे। चलिए ठीक है, आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।